भारत का ध्वज। आइए भारत के ध्वज के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। भारत का जो ध्वज है, भारत गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी है जो चक्र, बौद्ध प्रतीक, धर्म चक्र, साथ शांति और सत्य का संकेत है। और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को प्रदर्शित करती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 आरे यानी तिल्लियाँ होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। वह इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रीय झंडा निर्दिष्टीकरण के अनुसार झंडा खादी में ही बनना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार से हाथ से काटे गए कपड़े से बनता है जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है। भारत का ध्वज जिसका नाम है तिरंगा, इसका प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज है। अनुपात है 3:2। अंगीकृत 1947 को भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है अंगीकृत किया गया। अभिकल्पना 36 तिरंगा झंडा, भारत केसरिया सफ़ेद और भारत हरा। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिल्लियों के साथ एक गहरे नीले रंग का पहिया। इसकी अभिकल्पना करता है पिंगली वेंकैया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसके परिचय के बारे में देखते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की ये जगह अशोक चक्र ने ले ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया। इस नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की। 21 फुट गुणा 14 फीट के झंडे पूरे देश में केवल 3 किलो के ऊपर फहराए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में स्थित किला उनमें से एक है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के नारगुंड किले और महाराष्ट्र के पनहाले किले पर भी सबसे लंबे झंडे को फहराया जाता है। 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार राष्ट्रध्वज के लिए कुछ नियम तय किए। 1969 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। ये नियम अत्यंत कड़े हैं। केवल खादी या हाथ से काटा गया कपड़ा ही झंडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनने तक की प्रक्रिया में कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है।
झंडा बनाने के लिए दो तरह की खादी का प्रयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा खादी टाट। खादी के केवल कपास, रेशम और ऊन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी बुनाई भी सामान्य बुनाई से भी भिन्न होती है। ये बुनाई बेहद दुर्लभ होती है। इसे केवल पूरे देश के 1 दर्जन से भी कम लोग जानते हैं। धारवाड़ के निकट गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही खादी की बुनाई की जाती है, जबकि हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्था है जहां से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक कई बार BIS प्रयोगशालाओं में इसका परीक्षण होता है। बुनाई के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण के बाद उसे वापस कारखाने भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे 3 रंगों में रंगा जाता है। केंद्र में अशोक चक्र को काढ़ा जाता है। उसके बाद उसे फिर परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। BIS झंडे की जांच करता है। इसके बाद ही इसे फहराया जा सकता है। तिरंगे का विकास। आइए तिरंगे के विकास के बारे में जानते हैं। भारत का तिरंगा झंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल में निर्मित किया गया। सन 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही वह योजना भी बीच में ही अटक गई। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ाव से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनीतिक विकास का परिचायक भी है। कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं। प्रथम चित्रित ध्वज जो 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। अगस्त 1906 को फारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता है, में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामाय और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। कांग्रेस के सत्र वेजवाड़ा, वर्तमान विजयवाड़ा में किया गया। यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया। चौथा चित्र है ये, और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 में तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है,
केसरिया सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। ब्रिटिश कालीन झंडे, देखिए ये जो पहला झंडा है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1801 का ध्वज है और ये ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का झंडा है। और ये झंडा है ब्रिटिश भारत पताका ब्लू स्टार इंडिया के साथ नौसेना ध्वज के रूप में प्रयोग किया जाता रहा झंडा है। और ये है कोलकाता फ्लैग 1906 में जो बना था वंदे मातरम। और ये है तिरंगा झंडा। ये जो झंडा है इसके बारे में भी इसकी विशेषता देख लेते हैं। तिरंगा झंडा जो केंद्र में एक चरखा के साथ सफ़ेद हरे और लाल का है। गांधी का ध्वज 1921 में कांग्रेस की बैठक में पेश किया गया। और ये है केसरिया सफ़ेद और केंद्र में एक चरखा के साथ हरे रंग का एक तिरंगा झंडा स्वराज ध्वज आधारित तौर पर 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया। इसका रंग है पेंटोन 165C और ये है पेंटोन 2738C और नीचे है पेंटोन 339C। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये इसका माप तौल देख लीजिए अपने भारत देश के तिरंगे झंडे का। इसके बारे में तो आपको तो जानकारी होनी ही चाहिए। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 अरो यानी तिल्लियों का अर्थ है कि दिन के रात्रि के 24 घंटे, दिन और रात्रि मिलाकर जो 24 घंटा बनता है होता है। जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। भारतीय ध्वज में निम्न अनुमानित रंगों के अंतरण प्रयोग होते हैं। ध्वज में जो केसरिया श्वेत हरा और नीला रंग है वह HTML RGB व वेव रंगों में हेक्साडेसिमल संकेतक में CMY के समक्ष डाई रंग और पेंटोन के बराबर संख्या हल है। ये देखिए HTML में केसरिया जो है HTML में FF9933 और श्वेत #FFFFF हरा है #HTML में 138808 नीला है HTML में #40 और 80 CMYK में वस्त्र रंग पेंटोन ये आधारित है। और विनिर्माण प्रक्रिया देखते हैं। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत भारतीय मानक ब्यूरो ने 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशेषताएं बताईं। ये हैं 1964 में संशोधित की गई जो भारत में मीट्रिक प्रणाली के अनुसार थी। इन निर्देशों को आगे चलकर 17 अगस्त 1968 में संशोधन किया गया। ये दिशा निर्देश अत्यंत कड़े और झंडे के विनिर्माण में कोई दोष एक गंभीर अपराध समझा जाता है। इसके लिए जुर्माना या जेल दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। विधानसभा बेंगलुरु के ऊपर भारतीय झंडा और राज्य प्रतीक। ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड द्वारा राष्ट्र ध्वज को तैयार करने के लिए 3 दस्तावेज जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी झंडे खादी के, सिल्क या कॉटन के होंगे। झंडे बनाने का मानक 1968 में तय किया गया, जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए 9 स्टैंड मानक साइज तय की गई है। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा सबसे पहले बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित वगालकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को तिरंगे के 3 अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। डाई किए हुए कपड़े बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली इकाई में भेज दिए जाते हैं। यहाँ इन्हें अलग अलग साइज़ के अनुसार काटा जाता है। कटे हुए कपड़े को हुबली में सिला जाता है। यहाँ लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे में सिलती हैं। कटे हुए सफ़ेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे की तीनों रंग के कपड़े की सिलाई की जाती है। सिलाई के बाद कपड़े को पेश किया जाता है। केवल खादी या हाथ से काटा गया कपड़ा ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है। खादी के लिए कच्चा माल केवल कपास, रेशम और ऊन है। झंडा बनाने में 2 तरह के खादी का उपयोग किया जाता है। एक खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा है खादी टाट जो वेव रंग का होता है, खंभे में पहनाया जाता है। खादी टाट के और सामान्य प्रकार की बुनाई है जिसमें 3 धागों के जाल जैसे बनते हैं। यह परंपरागत बुनाइयाँ हैं से भिन्न है जहाँ 2 धागों को बुनकर बुना जाता है। इस प्रकार की बुनाई अत्यंत दुर्लभ है। इस कौशल को बनाए रखने के वाले बुनकर भारत में 1 दर्जन से भी कम हैं। दिशा निर्देश में यह भी बताया गया है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 150 सूत्र होनी चाहिए। इसके साथ ही कपड़े में प्रति 4 सूत्र और 1 वर्ग फुट का शुद्ध भार 205 ग्राम ही होना चाहिए। इस बुनी खादी को 2 इकाइयों से प्राप्त किया जाता है, धारवाड़ के निकट गदग से और उत्तरी कर्नाटक और बागलकोट जिला में वर्तमान में हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही एकमात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडा उत्पादन और आपूर्ति करता है। यद्यपि भारत में झंडा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की अनुमति खादी विकास और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा दिया जाता है, परंतु यदि दिशा निर्देश की अवज्ञा की गई तो BIS को इन्हें रद्द करने के सारे अधिकार प्राप्त हैं। बुनाई पूरी होने के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए BIS प्रयोगशाला में भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद यदि झंडा अनुमोदित हो जाता है तो उसे कारखाने वापस भेज दिया जाता है। तब उसे प्रक्षालित कर संबंधित रंगों में रंग दिया जाता है और केंद्र में अशोक चक्र को स्क्रीन मुद्रित स्टेंसिल्ड या काढ़ा जाता है। विशेष ध्यान इस बात को दिया जाना चाहिए कि चक्र अच्छी तरह से मिलता हो और दोनों तरफ ठीक से दिखाई देता हो। BIS झंडे की जांच करता है और तभी वह बेचा जा सकता है। भारत में सालाना लगभग 4 करोड़ झंडे बिकते हैं। भारत में सबसे बड़ा झंडा 613 गुणे 412 मीटर यानी राज्य प्रशासनिक मुख्यालय महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है। ध्वज संहिता। मुख्य लेख भारतीय ध्वज संहिता के बारे में आइए कुछ जानते हैं। जो ध्वज है तिरंगा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक की लाट राष्ट्रभाषा है कोई नहीं, राष्ट्रगान है जन गण मन, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, मुद्रा है भारतीय रुपया, पशु है यहाँ का राष्ट्रीय बाघ, जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, पक्षी है मोर, पुष्प है कमल, वृक्ष है बरगद, फल है आम, खेल है मैदानी हॉकी और पंचांग है शक संवत। संदर्भ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय दूतावास लंदन। आइए
भारतीय ध्वज संहिता के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संसाधनों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज को सामान्य विवरण है। संविधान संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग है केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। नियम व विनिमय 26 जनवरी 2002 को विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियमन हैं जो ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थान, विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण या प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ पर्दे पर वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशयपूर्वक फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयानों पर लपेटा नहीं जा सकता। किसी अन्य ध्वज या ध्वजपट्ट को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता। तिरंगे ध्वज को वंदनवार ध्वजपट्ट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिक जानकारी भारतीय ध्वज संहिता 2009 7 सितंबर 2009 @the वेब मशीन में देखी जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। झंडे का उचित प्रयोग। आइए झंडे के उचित प्रयोग में जानते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप भारत के तिरंगे झंडे यानी अपने देश के, अपने राष्ट्र के तिरंगे झंडे के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसे आप नहीं जान पाएंगे। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं सकते थे। एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की। जिंदल ने जानबूझकर झंडा संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहराया। ध्वज को जब्त कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई। जिंदल ने बहस की कि एक नागरिक के रूप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उसका अधिकार है और यह एक तरह से भारत के लिए अपने प्रेम और व्यक्त करने का एक माध्यम है। तदुपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय झंडा संहिता में 26 जनवरी 2002 में संशोधन किए, जिसमें आम जनता को भारत के सभी दिनों झंडा फहराने की अनुमति दी गई और ध्वज की गरिमा सम्मान की रक्षा करने को कहा गया। भारतीय ध्वज स्वतंत्र भारत की पहली डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को विदेशी पत्राचार के लिए जारी की गई।
भारतीय संघ भी में वी यशवंत शर्मा के मामले में कहा गया कि भारत यह ध्वज संहिता एक कानून नहीं है, संहिता के प्रतिबंधों का पालन करना होगा और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखना होगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार नहीं है, पर इस पर पालन संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार करना होगा। झंडे का सम्मान जो है, भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। भारत की झंडा संहिता 2002 ने प्रतीकों और नामों के अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 का अतिक्रमण किया और अब वह ध्वज प्रदर्शन और उपयोग का नियंत्रण करता है। सरकारी नियमों में कहा गया है कि झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग मेज़पोश के रूप में या मंच पर नहीं ढका जा सकता। इससे किसी मूर्ति को ढका नहीं जा सकता, न ही किसी आधारशिला पर डाला जा सकता था। सन 2005 तक इसे पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था, पर 5 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने संहिता में संशोधन किया और ध्वज को एक पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी। हालांकि इसका प्रयोग कमर के नीचे वाले कपड़े के रूप में या जांघिए के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के रूप में या रुमाल के रूप में करने पर निषेध है। झंडे को जानबूझकर उल्टा रखा नहीं किया जा सकता, किसी में डुबाया नहीं जा सकता या फूलों की पंखुड़ियों के अलावा अन्य वस्तु नहीं रखी जा सकती। किसी प्रकार का सरनाम झंडे पर अंकित नहीं किया जा सकता। संभालने की विधियाँ। झंडे को संभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत नियमों का पालन करना चाहिए। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है। झंडे का चित्रण प्रदर्शन उल्टा नहीं हो सकता, ना ही इसे उल्टा फहराया जा सकता है। संहिता परंपरा में यह भी बताया गया है कि इसे लंबे रूप में लटकाया नहीं जा सकता। झंडे को 90 अंश में घुमाया नहीं जा सकता या उल्टा नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान रूप से नीचे और बाएं से दाएं पढ़ सकता है। यदि इसे घुमाया जाए तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में प्रदर्शित करना भी अपनापन है। यही नियम ध्वज फहराने समय स्तंभों पर या रस्सियों के लिए उन पर रख रखाव अच्छा होना चाहिए। दीवार पर प्रदर्शन। झंडे को सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि ये किसी मंच के पीछे दीवार पर समांतर रूप से फैला दिया गया है तो उसका फहराव एक दूसरे के पास होना चाहिए और केसरी रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि ध्वज दीवार पर एक छोटे से ध्वज स्तंभ पर प्रदर्शित है तो उसे एक कोण पर रखकर लटकाना चाहिए। यदि 2 राष्ट्रीय झंडे प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में रखना चाहिए। उनके फहराव करीब होना चाहिए और उन्हें पूरी तरह फैलाना चाहिए। झंडे का प्रयोग किसी भी मेज, मंच या भवनों या किसी घेराव को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अन्य देशों के साथ जब राष्ट्रीय ध्वज किसी कंपनी में अन्य देशों के ध्वजों के साथ बाहर खुले में फहराया जा रहा हो तो उसके लिए भी अनेक नियमों का पालन करना होगा। उसे हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि झंडा सबसे दाईं ओर, प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर हो। लाटिन वर्णमाला के अनुसार अन्य देशों में के झंडे व्यवस्थित होने चाहिए। सभी झंडे लगभग एक ही आकार के होने चाहिए। कोई भी ध्वज भारतीय ध्वज की तुलना में बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश का झंडा एक अलग स्तंभ पर होना चाहिए। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज एक के ऊपर एक
एक की ही स्तंभ पर फहराना नहीं चाहिए। ऐसे समय में भारतीय ध्वज को शुरू में, अंत में रखा जाए और वर्ण क्रम में अन्य देशों के साथ भी रखा जाए। यदि झंडा में गोलाकार में फहराना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को चक्र के शुरुआत में रखकर अन्य देशों के झंडों को दक्षिणावर्त तरीके से रखा जाना चाहिए, जब तक कि कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के बगल में न आ जाए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे बाद में उतारा जाना चाहिए। जब झंडे को गुणा चिन्ह के आकार में रखा जाता है तो भारतीय ध्वज के सामने रखना चाहिए और अन्य ध्वजों को दाईं ओर, प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर होना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र का ध्वज भारतीय ध्वज के साथ फहराया जा रहा है तो उसे दोनों तरफ प्रदर्शित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ध्वज को दिशा के अनुसार सबसे दाईं ओर फहराया जाना चाहिए। गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ घर के अंदर प्रदर्शित झंडा, परेड और समारोह, वाहनों पर प्रदर्शन और झंडे को उतारना, उसके बाद से झंडे का समापन। गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ ये देख लेते हैं। जब झंडा अन्य झंडों के साथ फहराया जाता है हो, जैसे कारपोरेटेड झंडे, विज्ञापन के बैनर हो, तो नियमानुसार अन्य झंडे अलग स्तंभों पर ही हैं तो राष्ट्रीय झंडा बीच में होना चाहिए या प्रेक्षकों के लिए सबसे बाईं ओर होना चाहिए और अन्य झंडों में एक चौड़ाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ अन्य ध्वजों से आगे होना चाहिए। यदि ये एक ही समूह में है तो सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि झंडे को अन्य झंडों के साथ जुलूस में ले जाया जा रहा हो तो झंडे को जुलूस में सबसे आगे होना चाहिए। यदि इसे कई झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो इसे जुलूस में सबसे आगे होना चाहिए। घर के अंदर प्रदर्शित झंडा, जब झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलन में प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर, प्रेक्षकों के बाईं ओर रखा होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान अधिकारित होता है। जब झंडा हॉल या अन्य बैठक में एक वक्ता के बगल में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो यह वक्ता के दाहिने हाथ पर रखा जाना चाहिए। जब यह हॉल के अन्य जगह पर प्रदर्शित किया जाता है तो दर्शकों के दाहिने ओर रखा जाना चाहिए। केसरी पट्टी को ऊपर रखते हुए इस ध्वज को पूरी तरह से फैला कर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि ध्वज को मंच के पीछे की दीवार पर लंब में लटका दिया जाता है तो केसरी पट्टी को ऊपर रखते हुए दर्शकों के सामने रखना चाहिए ताकि शीर्ष ऊपर की ओर हो। परेड और समारोह, यदि झंडा किसी जुलूस या परेड में अन्य झंडे या झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो झंडे को जुलूस के दाहिने ओर या सबसे आगे बीच में रखना चाहिए। झंडा किसी मूर्ति या स्मारक या पट्टी के अनावरण के समय एक विशिष्टता के लिए रखता है, पर उसे किसी वस्तु को ढकने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्मान के चिन्ह के रूप में इसे किसी व्यक्ति या वस्तु को ढकना नहीं चाहिए। पलटन के रंगों, संगठनात्मक या संस्थागत झंडों को सम्मान के चिन्ह रूप में ढका जा सकता है। किसी समारोह में फहराते समय या झंडे को उतारते समय, या झंडा किसी परेड से गुजर रहा है या किसी समीक्षा के दौरान सभी उपस्थित व्यक्तियों को ध्वज का सामना करना चाहिए और ध्यान से खड़े होना चाहिए। वर्दी पहने लोगों को उपयुक्त सलामी प्रस्तुत करनी चाहिए। जब झंडा स्तंभ से गुजर रहा है तो लोगों को ध्यान में खड़े होना चाहिए या सलामी देनी चाहिए। एक
गणमान्य अतिथि को सिर के पोशाक को छोड़कर सलामी लेनी चाहिए। झंडा वंदन राष्ट्रीय गान के साथ लिया जाना चाहिए। वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए विशेष अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और भारतीय संसद के कनिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के वक्ताओं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा के अध्यक्षों और राज्य की विधानसभा परिषद के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और जल सेनापति, थल सेनापति, नौसेनापति के अधिकारियों को जो ध्वज श्रेणी में आते हैं को ही अधिकार प्राप्त है। वे अपनी कारों पर जब भी वे जरूरी समझे झंडा प्रदर्शित कर सकते हैं। झंडे को एक निश्चित समय से प्रदर्शित करना चाहिए जो कार के बोनेट के बीच में दृढ़ हो या कार के आगे दाईं तरफ रखा जाना चाहिए। जब सरकार द्वारा प्रदान किए गए कार में कोई विदेशी गणमान्य अतिथि यात्रा कर रहा है तो हमारा झंडा कार के दाईं ओर प्रवाहित होना चाहिए और विदेश का झंडा बाईं ओर उड़ता होना चाहिए। झंडे को विमान पर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हों, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य देश को झंडा जहां वे जा रहे हैं या उस देश का झंडा जहां यात्रा के बीच में विराम के लिए ठहरा जाता है, उस देश के झंडे को भी शिष्टाचार और सद्भावना के संकेत के रूप में प्रवाहित किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं तो झंडे को पोतारोहण करना होगा जहां से वे चढ़ते या उतरते हैं। जब राष्ट्रपति विशेष रेलगाड़ी से उस देश के भीतर यात्रा कर रहे हों तो झंडा स्टेशन के प्लेटफॉर्म का सामना करते हुए चालक के डिब्बे से लगा रहना चाहिए। जहां से ट्रेन चलती है, झंडा केवल तभी प्रवाहित किया जाएगा जब विशेष ट्रेन स्थित है या जब उस पर स्टेशन पर आ रही हो या उसे रुकना हो। झंडे को उतारने से संबंधित देख लेते हैं। शोक के समय राष्ट्रपति के निर्देश पर उनके द्वारा बताए गए समय तक झंडा आधा प्रवाहित होना चाहिए। जब झंडे को आधा झुकाकर फहराना है तो पहले झंडे को शीर्ष तक चढ़ाकर फिर आधे तक झुकाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले या उचित समय पर झंडा पहले शीर्ष तक बढ़ाकर फिर उसे उतारना चाहिए। केवल भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा जबकि अन्य झंडे सामान्यतः ऊंचाई पर रहेंगे। समस्त भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पर झंडा आधा झुका रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शोक के समय झंडा दिल्ली में झुकाया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री के समय दिल्ली में और राज्य के राजधानियों में भी झुकाया जाता है। राज्य मंत्री के निधन पर शोक स्वरूप मात्र दिल्ली में ही झुकाया जाता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए राज्य और घटक राज्यों में झुकाया जाता है। यदि किसी भी गणमान्य अतिथि के मरने की सूचना दोपहर में प्राप्त होती है, यदि अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं तो ऊपर बताए गए स्थानों से दूसरे दिन भी झंडा आधा फहराया जाएगा। अंतिम संस्कार के स्थान पे झंडा आधा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह 6 से 13 अप्रैल, किसी भी राज्य के वर्षगांठ या राष्ट्रीय आनंद के दिन, किसी भी अन्य विशेष दिन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिए गए दिन पर मृतक के आवास को छोड़कर झंडे को आधा झुकाना चाहिए। यदि शव को शोक की अवधि की समाप्ति से पहले हटा दिया जाता है तो ध्वज को पूर्ण मस्तूल स्थिति में उठाया जाना चाहिए। किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु पर गृह मंत्रालय से विशेष निर्देश से
राज्य में शोक का पालन किया जाएगा। हालांकि किसी भी विदेश के प्रमुख या सरकार के प्रमुख की मृत्यु पर उस देश के प्रत्यायी भारतीय मिशन उपयुक्त दिनों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। राज्य के अफसरों, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अंतर्दृष्टि पर झंडे के केसरिया पट्टी को शीर्ष पर रखकर टिकटी या ताबूत को ढक देना चाहिए। ध्वज को कब्र में नीचे नहीं उतारना चाहिए या चिता में जलाना नहीं चाहिए। झंडा का समापन: जब झंडा क्षतिग्रस्त है या मैला हो गया है तो उसे अलग या निरादरपूर्ण ढंग से नहीं रखना चाहिए। झंडे की गरिमा के अनुरूप विसर्जित, नष्ट कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। तिरंगे को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका गंगा में विसर्जन करना या उचित सम्मान के साथ दफना देना। ये झंडा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। झंडा का समापन हमने देखा, झंडे को उतारने के विषय में देखा, वाहनों पर प्रदर्शन कैसे करना चाहिए झंडे का, परेड और समारोह में झंडे का क्या अस्तित्व होता है, घर के अंदर प्रदर्शित झंडा के बारे में देखा, गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ देखा, अन्य देशों के साथ देखा, दीवार पर प्रदर्शन देखा और झंडे का सम्मान देखा। हम लोगों ने झंडे का उचित प्रयोग भी पढ़ा है और नियम व विनिमय, उसके बाद से ध्वज संहिता भी हम लोगों ने देखा और विनिर्माण प्रक्रिया भी हम लोगों ने देखा। कैसे झंडे का विनिर्माण प्रक्रिया होती है, रंग रूप भी देखा हम लोगों ने। झंडा कब, कैसे, किस समय में किस प्रकार का था, ब्रिटिश कालीन झंडा कैसा था, फिर ऐसे ऐसे करके कोलकाता फ्लैग 1906 का झंडा कैसा था। इन सब बातों को हमने लाइन बाय लाइन देखा। तिरंगे का विकास भी हम लोगों ने देखा और उसके बाद से देखिए अशोक चक्र जो है, देखिए यहाँ चल रहा है। यही जो है यह हमारे देश का गतिशीलता के तरफ बढ़ते हुए का प्रतीक है। आइए, इसका परिचय भी हम लोगों ने देख लिया और भारत का राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों ने भी देख लिया। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी झंडा से संबंधित जानकारी है, आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको पुनः कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा।